नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी डिफेंस शो में। आज एक और ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी के साथ मैं हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके परिणाम क्या थे और ये प्रक्रिया चली कैसे, इसके आखिर क्या परिणाम बाद में सामने आए और क्या रोका जा सकता था और क्या इसमें भारत को हानि हुई। तो आइए चलते हैं। 5 और 6 जून 1984 घटना आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। यह घटना पंजाब के आतंकवाद से जुड़ी थी। ऊंची राजनीति की महत्वाकांक्षा के कारण ये सब था। यह फौज के अपने देश में लोगों के खिलाफ लड़ने की घटना ही नहीं थी, बल्कि एक आतंकी के खिलाफ लड़ने की घटना थी। यह सेना के 2 बड़े अफसरों की दास्तां भी है जो कभी एक साथ देश के लिए लड़े। पंजाब के सबसे दुर्दांत आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाला के खात्मे की घटना, जिसकी परिणति इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में हुई। अलग राज्य की मांग भिंडरावाला के द्वारा की गई और ये था कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा। 20वीं सदी में पूर्वार्ध के दौरान पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पार्टी के गंगाधर अधिकारी ने सिख होमलैंड का नारा बुलंद किया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रमुख नारा था। अधिकारी एक रसायन विज्ञानी थे जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन और मार्क प्लांक जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ काम किया था। चर्चित पत्रकार और लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताबों सिखों के इतिहास में लिखा है कि सिखों में अलग राज्य की कल्पना हमेशा रही है, मतलब कि इस सिद्धांत को जन्म दिया गया। रोज की अरदास के बाद गुरु गोविंद सिंह का राज करेगा खालसा नारा लगाया जाता था। इस नारे ने अलग राज्य के ख्वाब को हमेशा जिंदा रखा। खुशवंत आगे लिखते हैं, सिख नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अंग्रेजों के बाद पंजाब पर सिखों का हक है, लेकिन आज़ादी के बाद हुए विभाजन ने उनकी अलग राज्य की उम्मीदों को धूमिल कर दिया। आज़ादी के बाद जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो अकाली दल ने पंजाबी भाषी इलाके को पंजाबी सूबा घोषित करने की मांग रख दी। उधर जनसंघ पार्टी के पंजाबी हिंदू नेताओं ने आंदोलन चलाकर पंजाबी हिंदुओं को गुरमुखों की बजाय हिंदी अपनाने को कहा। यहीं से हिंदुओं और सिखों के बीच की खाई गहराने लगी। यही वक्त था कि पंजाब में अकाली दल कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर चुका था। इंदिरा गांधी ने इसके जवाब के तौर पर सरदार यानी जैल सिंह को मुख्यमंत्री के सामने खड़ा किया। जैल सिंह का बस एक ही मकसद था, श्रोमणी अकाली दल का सिखों की राजनीति में से वर्चस्व कम करना। लगभग सारे गुरुद्वारे, कॉलेजों और स्कूलों में अकालियों का ही प्रबंधन था। अकालियों के प्रभाव की काट के लिए जैल सिंह ने सिख गुरुओं के जन्म और शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए, प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया। सिख गुरुओं की महत्ताओं का वर्णन जैसे दाव चले और फिर एक शख्स का उदय हुआ जिसका नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। माना जाता है कि तेज तर्रार भिंडरावाले को आगे बढ़ाने में ज्ञानी जैल सिंह और कांग्रेसियों का हाथ रहा था, लेकिन ये कौन जानता है, इसके कोई प्रमाणिक सबूत उपलब्ध नहीं है। अकालियों की काट के लिए जैल सिंह और दरबारा सिंह ने उन्हें आगे बढ़ाया। बाद में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा। संजय गांधी को लगा कि ये व्यक्ति अकाली दल के सामने एकदम अच्छा बैठेगा, तो उन्होंने इसे एक तरह से पंजाबी कांग्रेस का अघोषित मुखिया बना दिया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, जो कि भिंडरावाला और भारत सरकार के बीच उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने अपनी बुक बियॉन्ड द लाइन्स एंड ऑटोग्राफी में जिक्र किया है। इसके मुताबिक संजय गांधी को लगता था कि अकाली दल के तत्कालीन मुखिया हरचरण सिंह लोंगोवाला की काट के रूप में एक संत को खड़ा किया जाना चाहिए जो सिखों का बहुत रखता हो, और वे थे जनरल सिंह भिंडरावाला। उनको पैसा भी मिलता था, हालांकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाला आतंकवाद का रास्ता चुन लेगा। कहते हैं जनरल सिंह 7 साल का था तो उसके पिता ने दमदमी टकसाल को सौंप दिया था। यहीं से उसकी आरंभिक शिक्षा हुई थी। धीरे धीरे उसकी चर्चा बढ़ती गई। जनरल सिंह भिंडरावाला ने सिखों से गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए मार्ग पर लौटने का आह्वान किया और उसने सिखों से शराब, धूम्रपान जैसी लतों को छोड़ने की अपील की। लोकप्रियता तो बहुत तेजी से बढ़ी जब उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भिंडरावाला अपने भाषणों में हिंदुओं को टोपी वाला, धोती वाले जैसे नामों से पुकारता था। वह इंदिरा गांधी को पंडिता धी यानी पंडितों की बेटी कहकर बुलाता। 1977 में उसे दमदमी टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भिंडरावाला के उभार के साथ पंजाब का माहौल तपने लगा था। इस बीच अमृतसर में 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई।
13 काली कार्यकर्ता मारे गए। विरोध में आयोजित रोष दिवस में जनरल सिंह भिंडरावाला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। हिंसा लगातार फैलती गई। सन 1981 में पंजाब केसरी अखबार निकलने वाले हिंद समाचार समूह के मुखिया लाला जगत नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। आरोप भिंडरावाला पर लगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि इनकी हत्याओं में नामजदगी के बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने खुद अपने गिरफ्तार होने का दिन और समय निश्चित किया। उस वक्त जैल सिंह केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे। भिंडरावाला को गिरफ्तार करके सर्किट हाउस में रखा गया, लेकिन सबूतों के अभाव में ये कहकर जमानत मिल गई कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, जबकि था कुछ और। सियासत ने उन्हें पिछले दरवाजे से बचा लिया, जो कि ज्ञानी जैल सिंह, जो उनके पहले सरदार रहे थे, आज उन्हें बचाने में लगे थे। तब तक भिंडरावाला ने हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत का खुला इजहार शुरू कर दिया। अपनी किताब माई ब्लीडिंग पंजाब में खुशवंत सिंह लिखते हैं कि गायों के सर काटकर मंदिरों के सामने फेंके जाने लगे, हिंदू देव देवताओं की मूर्तियों का अपमान होने लगा, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि जनरल सिंह भिंडरावाला को रोक सके। हिंदुओं के प्रति प्रतिकार करना शुरू किया। वे गुरु ग्रंथ साहिब को जलाकर और सिगरेटों के जले हुए टुकड़े गुरुद्वारों में फेंकने लगे। जब बात बढ़ने लगी तो कभी भिंडरावाला को बढ़ावा देने वाले जैल सिंह और दरबारा सिंह ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया और एक दिन ये भस्मासुर आतंकी बन गया। आतंकी एक ऐसा आतंकी जो शायद पंजाब के इतिहास में कभी ना हुआ है ना होगा, जिन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके लिए पंजाब ही नहीं, सारा सिख समुदाय भी शर्मिंदा है। जुलाई और अगस्त 1982 में 2 बार इंडियन एयरलाइंस के जहाज को हाईजैक कर लाहौर ले जाया गया। 2 बार दरबारा सिंह की हत्या के प्रयास भी किए गए। 25 अप्रैल 1983 को जालंधर के डीआईजी AS अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी साल 5 अक्टूबर को आतंकियों ने अमृतसर से दिल्ली जाने वाली एक बस का अपहरण किया और उनमें बैठे 6 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया। हवा से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर रेल की पटरियां तक उखाड़ी जाने लगी। जब तक सरकारी तंत्र उनके खिलाफ कार्रवाई करता, भिंडरावाला दिसंबर 1983 को स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त की सुरक्षा में रहने लगा। हरदम 200 हथियारबंद लोग उसे घेरे रहते थे। वह समझ चुका था कि वह संघर्ष का दूसरा चरण आ चुका है। उसने स्वर्ण मंदिर में हथियार और गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिए। पंजाब में आतंकवाद चरम पर पहुंच चुका था। तेजी से बदलते हालात में अकाली और भिंडरावाला ने हाथ मिला लिए। वे एक साथ सरकार के खिलाफ खड़े हुए। 1982 में हरण सिंह लोंगेवाल ने धर्म युद्ध मोर्चा की स्थापना की, जिसकी मुख्य मांग आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को मनवाना भी था। इस प्रस्ताव की कुछ मांगे थी, जिससे कि देश का संघीय ढांचा तोड़ा जा सके और दूसरा पंजाब को ज़्यादा अधिकार मिल सके, जिससे कि एक पंजाब विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर जैसा राज्य बन जाए और धीरे धीरे इसे भारत से अलग करने में आसानी हो। इसमें फौरी तौर पर खालिस्तान की मांग नहीं की गई, लेकिन छिपा हुआ उद्देश्य भी यही था। हरविंदर कौर अपनी किताब 1984 लेसन फ्रॉम हिस्ट्री में लिखती है, खालिस्तान की मांग पर भिंडरावाला की स्थिति कुछ साफ नहीं थी। वो कुछ सीधे सीधे खालिस्तान के बारे में बोलते नहीं थे, लेकिन उनका छिपा एजेंडा साफ दिखता था। पंजाब में असंतुलन बिगड़ चुका था। अब एक ही रास्ता रह गया था, सरकार और भिंडरावाला के बीच टकराव, जो बस अब कुछ समय की बात ही थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की ज़्यादा मांगे इंदिरा गांधी ने नामंजूर कर दी और जो मानी थी उन पर अमल भी नहीं किया। टकराव बढ़ता ही जा रहा था। बकौल हरमिंदर और सरकार असंतुष्टों के बीच 1984 में 6 बार मीटिंग हुई और आखिरी मीटिंग हुई 6 मई को। ये बेनतीजा रही। न इंदिरा गांधी राजी हुई, न भिंडरावाला गुट के लोग। भिंडरावाला ने अब तेजी से स्वर्ण मंदिर को एक किले में बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि 6 मीटिंग के बाद सरकार क्या करने वाली थी। उनका साथ देने वालों में फौज के पूर्व मेजर जनरल सुबेग सिंह और सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुखिया अमरीक सिंह भी था। कौर आगे लिखती है, बीबीसी ने संत लोंगेवाला से इंटरव्यू में पूछा, क्या स्वर्ण मंदिर की किलेबंदी की जा रही है? तो उन्होंने न में जवाब दिया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, सुबेग की निगरानी में मंदिर की दीवारों पर रेत के बोरे रखे गए थे और प्लान बनाया गया था कि संघर्ष को तब तक जिंदा रखा जाएगा जब तक आम पंजाबी विद्रोह न कर दे। दूसरी तरफ पंजाबी फौज के तत्कालीन मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को आतंकियों के खिलाफ कमान सौंपी गई। उस समय भारतीय फौज के मुखिया अरुण श्रीधर वैद थे
बरार को समझाया गया था कि पंजाब में आम जनता का विद्रोह हो सकता है, इसलिए 48 घंटों के भीतर स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना उसे आतंकियों से खाली करवाना है। जनरल सोबेग और जनरल बरार एक साथ 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। वक्त का फेर देखिए, इस बार दोनों आमने सामने थे। 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित किया और देश को पंजाब के हालात से वाकिफ करवाया। आतंकियों से हथियार छोड़ देने की अपील की। 3 जून को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया। सबसे पहले राज्य की टेलीफोन व्यवस्था काट दी गई, फिर मंदिर की घेराबंदी करके फायरिंग शुरू कर दी गई। उस दिन गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस भी था, इस वजह से मंदिर के अहाते में काफ़ी लोग थे। सेना खुलकर फायरिंग नहीं कर सकती थी। आतंकियों ने मौका देखकर लोगों को ढाल बना लिया। उन्होंने लोगों को मंदिर से बाहर नहीं निकलने दिया। सेना की मुश्किलें बढ़ने लगी। जैसे तैसे करके लोगों को निकाला गया। 5 जून की रात को सेना ने अंतिम और निर्णायक हमला बोल दिया। सेना को आदेश था अकाल तख्त पर गोलीबारी नहीं करनी है। कुलदीप सिंह बरार अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार में लिखते हैं, सबसे ज़्यादा गोलीबारी अकाल तख्त की तरफ से हो रही थी और हम उधर फायर नहीं कर सकते थे। फौजी और आतंकी तड़ातड़ गिर रहे थे। रात के 2 बज गए थे और काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। समय निकला जा रहा था। बरार ने आतंकियों की ताकत का गलत अंदाजा लगाया था। उन्होंने सोचा कि आतंकियों की संख्या कम है और उनके पास गोला बारूद जैसी कोई खतरनाक चीज़ें ज़्यादा मात्रा में नहीं है। उस समय के भारत के जो इस समय के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, वो भी उस समय उनके साथ मौजूद थे कि रॉ के लिए जासूसी का काम कर रहे थे और आतंकी भिंडरावालों को सरेंडर करवाने और उनको मरवाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, बरार ने दिल्ली फ़ोन करके टैंकों से हमले की इजाज़त मांगी तो तुरंत ही मंजूर हो गई। उसके बाद फौज के विजेता टैंकों ने मंदिर की बाहरी दीवारें तोड़कर ताबड़तोड़ बमबारी की, इससे आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस अंतिम हमले में सुबेग सिंह, अमरीक सिंह और भिंडरावाला मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को कुछ दिनों बाद रोक दिया गया। इस ऑपरेशन में लगभग 200 आतंकी मारे गए। फौज के 80 जवान शहीद हो गए, जिनमें 4 अफसर भी थे। बाद में हुआ यह कि उसी साल 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, क्योंकि सिखों को प्रतिशोध जो लेना था। इसके बाद दिल्ली और पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। अगले साल जनरल बैद की पुणे में हत्या हो गई। इंग्लैंड में कुलदीप सिंह बरार का गला रेत कर उन्हें मारने की कोशिश की गई। पंजाब में आतंकवाद की आग भड़क गई। 1985 में संत लौंगेवाल की हत्या कर दी गई। अंततः पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक KPS की अगुवाई में आतंक की इस आग पर काबू पा लिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार पहला हादसा था जिसमें सेना ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। कुछ साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री चिदम्बरम ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए फौजी कार्रवाई की पेशकश की। इसे तत्कालीन जनरल VK सिंह ने यह कहकर नकार दिया कि फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ती, एक बार गलती कर चुके, अब नहीं होगी।